गुड मॉर्निंग डियर। आज के लेक्चर में हम लोग यूलर्स थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इफेक्टिव लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ क्या होता है। तो आइए समझते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम और इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम क्या होता है। हम इसको LE से डिनोट करते हैं। आपने क्या देखा था? आपने देखा था यूलर्स फार्मूला जब हम डेराइव किए थे तो हमने आपको बोला था कि जो यूलर्स फार्मूला है उससे हम क्रिपलिंग लोड निकालते हैं कि जो कॉलम है उस पे कितनी लोड्स लग रहे हैं। ठीक है, तो अब उसी में आपको ये समझना है कि ये लेंथ जो इक्विवेलेंट लेंथ है वो क्या होता है और क्यों आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है आप इसको डिफाइन पहले कीजिए कि डिफाइन कैसे करते हैं आप वो देखिए। इफेक्टिव लेंथ को हम डिफाइन करेंगे, लिखेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज द लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट कॉलम। इफेक्टिव लेंथ of the column is the length of equivalent column which is actually affected due to buckling। जो बकल होता है, बकलिंग के कारण से जो एक्चुअल में लेंथ इफेक्टेड होता है उसी को आप बोलते हो इफेक्टिव लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ। अब देखिए ये हम निकालते कैसे हैं, ये एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है आप इसको समझिए। आपको हमने क्या बताया है? हमने आपको बताया है कि P इक्वल टू पाई स्क्वायर EI L स्क्वायर होता है। ये कब होता है? हमने आपको बताया था ये यूलर्स फॉर्मूला है। इसके लिए फॉर बोथ इंड हिंज के लिए ये फॉर्मूला है। अब ये सिंगल केस है, बोथ इंड हिंज एक सिंगल केस है और इंड कंडीशन के साथ तीन केस और भी होता है। जैसे कि दोनों इंड फिक्स हो सकता है, एक फिक्स एक हिंज हो सकता है, एक फिक्स दूसरा फ्री हो सकता है। तो अगर हम बाकी तीनों का कंपैरिजन इस हिंज इंड वाले कॉलम के साथ करते हैं तो उसी से इक्विवेलेंट लेंथ निकल करके आता है। आप इसको ऐसे समझिए, देखिए मैं लिख रहा हूं इस बात को। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ इज अ लेंथ which is compared to length of both end hinge column with other ends of column or same material and cross sectional area।
अगर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम कोई कॉलम लें और उसे कंपेयर करें हिंज के साथ दूसरा इंड, जैसे कि हमने बोला कि दोनों इंड फिक्स है, उसका कंपेयर करें इसके साथ, जब दोनों इंड मेरा क्या होता है, हिंज होता है, तब हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया था पिछले लेक्चर में। तो लेंथ क्या होगा, वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये चीज आपका वेरी करेगा, यानी कि अगर मेरा इंड कंडीशन चेंज होगा तो ये फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल फॉर्मूला चेंज होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि अलग अलग फॉर्मूला के केस में ये इफेक्टिव लेंथ जो है, इस लेंथ का वैल्यू क्या होता है, यही एक्चुअल में चेंज होगा, ठीक है। इसी पे हम फोकस करेंगे। ये लेंथ का वैल्यू क्या होगा, इंड कंडीशन के अनुसार ये चेंज होता है, ये इफेक्टेड होता है। तो इसी को हमें अभी निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इसे इफेक्टिव और इक्विवेलेंट लेंथ फॉर डिफरेंट इंड कंडीशंस। सबसे पहला कंडीशन याद कीजिए, सबसे पहला कंडीशन क्या लिखा हूं, सबसे पहला कंडीशन आपको मैंने बोला था कि बोथ इंड हिंज, दोनों इंड क्या होगा, हिंज होगा, दोनों इंड क्या हो जाएगा, हिंज हो जाएगा। तो अगर हिंज हो जाता है तो आपने निकाला था P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। जनरल इक्वेशन क्या होगा मेरा, देखिए दोनों इंड हिंज है, फिगर कैसा होगा वो देखिए, फिगर आपका इस तरह से हो जाएगा, नहीं है, देखिए दोनों इंड हिंज हो जाए, ए है बी है, अगर दोनों इंड हिंज हो जाएगा, इसको हम इस तरह से डॉट डॉट करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो बकलिंग होगा, यही बकल हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, बकलिंग हुआ, दोनों इंड हिंज है। तो एक्चुअल में जो हिंज इक्विवेलेंट लेंथ है इस केस में, हिंज के कारण से ये इक्विवेलेंट लेंथ एल के ही बराबर है, होता है। ये एक्चुअल लेंथ जितना होता है, अगर दोनों हिंज है, ये हिंज कंडीशन है, ये भी हिंज है, तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा, एक्चुअल लेंथ जो होगा वही इक्विवेलेंट लेंथ हो जाएगा। इक्विवेलेंट लेंथ बराबर ये क्या है, एक्चुअल लेंथ है। तो इक्विवेलेंट अगर हम लिखना चाहें, इसको क्या बोलते हैं, P को हम बोलते हैं क्रिपलिंग लोड फॉर इक्विवेलेंट लेंथ, इक्विवेलेंट लेंथ के लिए इन द केस ऑफ हिंज के केस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए P का वैल्यू मेरा क्या निकल के आ जाएगा, P स्क्वायर ई आई बाय क्या हो जाएगा, L इक्विवेलेंट। ये जो L है एक्चुअल लेंथ जो है वह इक्विवेलेंट लेंथ के बराबर होगा, इक्विवेलेंट लेंथ को हम LE से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट लेंथ के साथ। उसी तरह जब ये इंड कंडीशन चेंज होगा, इसको हम चेंज करेंगे तो जो इफेक्टिव लेंथ होता है वह चेंज हो जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
और ये फॉर्मूला जो आया है ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए वन इंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, अदर इन फ्री है, कैसा हो गया, इस तरह का है, इस तरह का कॉलम है। ठीक है, ये फिक्स्ड है और ये फ्री है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो इस तरह का हो जाएगा। एल और एल, वन इंड फिक्स है और अदर फ्री है। तो इस केस में इक्विवेलेंट लेंथ जो एक्चुअल में इफेक्ट होता है, तो जितना एक्चुअल लेंथ होता है उससे ज्यादा लेंथ इफेक्टेड होता है। देखिए इक्विवेलेंट लेंथ जो होगा, इक्विवेलेंट लेंथ बराबर हो जाएगा 2l, इक्विवेलेंट लेंथ 2l हो गया। तो जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, जनरल फॉर्मूला इतना इक्वल टू एल ई हो गया। जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल इक्विवेलेंट का स्क्वायर होगा। ये तो हम कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस केस में इक्विवेलेंट लेंथ है कितना, इस केस में इक्विवेलेंट लेंथ देखिए जो पहला है उसी से हम कंपेयर कर रहे हैं, पहला वाला में ही इस तरह का आता था, हिंज का केस था, उसी में एल स्क्वायर आता है, उसी का कंपेयर हम कर रहे हैं इस वाले से। तो कैसे होगा, देखिए P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय, देखिए 2 एल का वैल्यू, एल ई का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर। यानी देखिए इस केस में P जो है, जो हिंज का केस है उससे 4 टाइम्स कम बियर कर सकता है, कम गया है लोड, क्योंककि एक इंड फिक्स है तो लोड जो है बकल होने में क्या लगेगा, कम ही लगेगा। देखिए पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर हो गया है, कम लगेगा। तो ये कब होगा, जब वन इंड फ्री होगा। ठीक है, व्हेन वन इंड फ्री, ये वन इंड फ्री का केस है। आइए और देखते हैं तीसरा, अगर दोनों इंड फिक्स हो जाए, both ends are fixed, तब क्या होगा, फिक्स हो जाए। देखिए इस तरह का कॉलम बनेगा। तो एक्चुअल में जो डिफ्लेक्शन हम दिखाएंगे वो इस तरह से होगा। L/2 होता है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया, L/2 हो गया। तो L यही इफेक्टिव लेंथ हो गया, मींस दैट इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू एल ई और इतना बराबर L/2 हो जाएगा। तो बताइए अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब P इक्वल टू होता है पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो P का वैल्यू तो यहाँ से अगर हम एक्चुअल के टर्म में निकालेंगे
तो देखिए क्या हो जाता है, L/2 का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, तो कितना हो जाएगा, ये P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, और ये 4 है तो ऊपर चला जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। कब होगा, बोथ इंड फिक्स, बोथ इंड फिक्स्ड। ठीक है, क्या आपको समझ में आ पा रहा है कि इक्विवेलेंट लेंथ क्या हो रहा है, जो एक्चुअल में इफेक्टेड लेंथ हो रहा है। आप फिगर को अच्छे से समझिए, फिर आप फॉर्मूला में उसको पुट कीजिए कि एक्चुअल में जब दोनों इंड फिक्स था तो इफेक्टिव लेंथ जो था वो कम हो गया, L/2 ही इफेक्टिव हुआ। लेकिन जब एक इंड फ्री था तो क्या हुआ कि लेंथ क्या हो गया, इफेक्टिव 2 गुना हो गया है। इक्विवेलेंट लेंथ एक्चुअल लेंथ से 2 गुना है। L आपका इक्विवेलेंट, LE इक्विवेलेंट लेंथ है और L जो है एक्चुअल लेंथ है। आइए चौथा केस क्या कहता है, वन इंड इज फिक्स एंड अदर इज हिंज्ड। तब क्या हो जाएगा, देखिए एक इंड फिक्स, दूसरा इंड हिंज्ड, तो क्या होगा, इस केस में जो होगा वो एक्चुअल लेंथ इस तरह से आप निकालोगे और ये वैल्यू जो होगा वह L इफेक्टिव बराबर जो होगा L/√2 होगा। मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, L/√2 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्या होता है, ये वैल्यू, ये अप्रॉक्स वैल्यू लिया जाता है, L/√2 अप्रॉक्स वैल्यू होता है। तो इफेक्टिव लेंथ L/√2 होता है। ये सारी चीजें हम जब हम कॉलम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं उस समय हमें ये डेटा एक्चुअल में मिलता है कि कितने पे ये जाके बकल हो रहा है, कितना लेंथ बकलिंग में भाग लिया। ठीक है, वही क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, तो L/√2 हो गया। अब आइए P का वैल्यू कितना हो जाएगा, P स्क्वायर ई आई बाय L इक्विवेलेंट का स्क्वायर, तो P बराबर देखिए क्या हो जाएगा, P स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय L/√2 का स्क्वायर, तो P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय L स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 है, स्क्वायर होगा 2, ऊपर चला जाएगा तो ये 2 पाई स्क्वायर ई आई बाय L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों केस था, चारों केस का इक्विवेलेंट लेंथ अलग अलग होता है और हिंज कंडीशन में क्या होता है, वही है कि वह कंडीशन इक्विवेलेंट लेंथ और एक्चुअल लेंथ बराबर देता है, वहीं से हम और अदर का कंपेयर कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगा। आपको ये याद होना चाहिए कि हर कंडीशन के लिए इक्विवेलेंट लेंथ कितना होगा। ठीक है, आपको जैसे अगर कोई पूछता है कि इक्विवेलेंट लेंथ क्या होता है तो हर एक कंडीशन का सोते जागते याद होनी चाहिए, समझ गए। इसीलिए अब आइए हम आपको एक टेबल बना देते हैं इसका, जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट लेंथ में के साथ फॉर्मूला क्या होगा और विदाउट इक्विवेलेंट लेंथ के साथ फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल लेंथ के साथ फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, इसीलिए इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए इस टेबल को देखिए, बहुत VVI टेबल है जो आपको पीछे हमने बताया, अलग अलग कंडीशन के लिए इक्विवेलेंट लेंथ सारा एक जगह आपको मिल जाएगा इस टेबल में। देखिए क्या है,
सबसे पहला देखिए सीरियल नंबर लिख दिया हूँ कि 4 कंडीशन था, चारों लिख देंगे। इन कंडीशन लिख देंगे कि कौन सा इन कंडीशन है। और क्रिपलिंग लोड आप किस टर्म में लिखना चाहते हैं, क्या एक्चुअल लेंथ में लिखना चाहते हैं या इफेक्टिव लेंथ के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव लेंथ के टर्म में अगर आप लिखते हैं तो वह जनरल फॉर्मूला हो जाता है, सबके लिए सेम ही होगा। इफेक्टिव लेंथ ही चेंज होता है और ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, एक ही फॉर्मूला है। सारा जो है हम यूलर्स फॉर्मूला के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं और यह लॉन्ग कॉलम के लिए होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप करते हैं बोथ इंड्स हिंज कर देते हैं तो एक्चुअल लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ बराबर होता है और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, और इसमें सिर्फ एल की जगह एल ई हो जाएगा, ठीक है। एल ई का वैल्यू हो गया आपको कितना, तो एल हो गया। सेकेंड केस, वन इंड इज फिक्स एंड अदर इज फ्री, अदर इंड फ्री है दूसरा इंड फिक्स है, तो ऐसे केस में इफेक्टिव लेंथ 2 गुना हो जाता है और आपका फॉर्मूला जो है वह पाई स्क्वायर ई आई बाय 4 एल स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा केस, बोथ इंड फिक्स है, तो इस केस में एल का वैल्यू एल ई का वैल्यू इक्विवेलेंट लेंथ का वैल्यू एल बाय 2 हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसका मतलब है कि एल ई का वैल्यू कितना आपको पुट करना पड़ेगा, हाफ पुट करना पड़ेगा। हाफ जैसे पुट करेंगे तो हाफ ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा और 4 पाई ई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर एक्चुअल लेंथ के टर्म में क्रिपलिंग लोड हो जाएगा। चौथा देखिए, वन इंड इज फिक्स अदर इज हिंज, तो इस केस में इक्विवेलेंट लेंथ एल बाय रूट 2 होता है और इसका वैल्यू जब आप एल ई का पुट करेंगे तो एक्चुअल लेंथ के टर्म में आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, अगर ये टेबल याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा जाएगा तो आप बना लेंगे और 100% इस पे ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। और उधर मैंने जो फिगर बनाया था उस फिगर को भी ध्यान में रखना है, तो ये चीजें आसान हो जाती है। अगर आपके माइंड में फिगर चलेगा कि किस फिगर के साथ कैसा लेंथ होता है तो वो आसानी से याद रह जाएगा। और बाकी एक ही इक्विवेलेंट लेंथ के लिए एक ही फॉर्मूला है आपका, वो आप देख रहे हैं चारों में एक ही है, सिर्फ एक्चुअल लेंथ के केस में फॉर्मूला आपका बदलेगा और ये तभी आपको याद रहेगा जब आपको इक्विवेलेंट लेंथ पता होगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिपलिंग स्ट्रेस क्या होगा। क्रिपलिंग स्ट्रेस, ठीक है, सिग्मा सी क्या होगा, क्रिपलिंग स्ट्रेस क्या होगा। क्या आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है, आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है। क्रिपलिंग स्ट्रेस हो जाएगा क्रिपलिंग लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही होगा। तो क्रिपलिंग स्ट्रेस इक्वल टू आप क्या लिखोगे, P बाय ए लिखोगे, ठीक है। समझना है बात को, अगर हम इसे P बाय ए लिखते हैं तो क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर इंटू ए। देखिए यूलर्स फॉर्मूला पुट कर दिए हम, P का वैल्यू पुट कर दिए, तो देखिए और आगे बढ़ाइए इसको, यहाँ से अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय आई का वैल्यू पुट कर देते हैं, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो एरिया इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर, तो एल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो गया, आई का वैल्यू ए इंटू के स्क्वायर होता है, ठीक है।
ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए पाई स्क्वायर ई इंटू के स्क्वायर बचा है। तो शायद अगर आप इसको अरेंज करना चाहें तो क्या इसको एल बाय के का स्क्वायर लिख सकते हैं, एल बाय के का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए नीचे चला आएगा वो, फिर अगर आप ऊपर ले जाइएगा तो ऊपर चला जाएगा और ये मिल जाएगा हमें। यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला कि पी स्क्वायर ई और इसको एक टर्म एल बाय के है, यानी कि एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाय क्या है, के को क्या बोले हैं, के जो है आपको रेडियस ऑफ जायरेशन है, रेडियस ऑफ जायरेशन, इसके बारे में आप आगे पढ़िएगा भी। तो रेडियस ऑफ जायरेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में अगर हम इसको लिख रहे हैं तो एल बाय के का स्क्वायर आ गया है, एल बाय के को एक अलग से टर्म बोलते हैं एस स्क्वायर, एल बाय के को क्या बोल दिए, यहाँ एक टर्म डिफाइन हुआ, क्या यहाँ एक टर्म डिफाइन हो गया एस इक्वल टू एल बाय के, एस इक्वल टू एल बाय के, एल बाय के। अब इस टर्म को कहते क्या है, इसी टर्म को, ये जो एस आया है इसी टर्म को हम सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत वीवीआई है। तो आइए डिफाइन करते हैं सिलेंडरनेस रेशियो को, ये बहुत वीवीआई होगा आपका, ठीक है, बहुत बार पूछा है सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, तो एल बाय के को ही हम सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफिनेशन ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो एस, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of actual length to the radius of gyration. It is defined as the ratio of actual length to the radius of gyration. तो देखिए क्या हो गया, किससे एस से डिनोट किए हैं, इट इज डिनोटेड बाय एस, एस से डिनोट किए हैं तो क्या हो गया, सिलेंडरनेस रेशियो एस इक्वल टू हो गया एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन। तो s इक्वल टू एक्चुअल लेंथ को l और रेडियस ऑफ जायरेशन को k से डिनोट करते हैं, तो यही हो गया। यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए ये लेंथ है, ये भी एक लेंथ ही है, ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होगा, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो यहां से आपको डिफिनेशन पता चल गया कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या होगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। आइए अब लास्ट टर्म्स देखते हैं इस टॉपिक का, रैंकाइन फार्मूला। रैंकाइन फार्मूला क्या होता है, रैंकाइन फार्मूला हम यूज करते हैं शॉर्ट कॉलम के लिए। शॉर्ट कॉलम क्या होता है,
शॉर्ट कॉलम आपका अगर सिलेंडरनेस रेशियो आपको 30 से कम हो जाता है तो आप उसको बोलते हो कि यह शॉर्ट कॉलम है। अब जब शॉर्ट कॉलम रहेगा तो उसमें बकलिंग का चांस कम होता है, वह क्रैश होना ज्यादा आसान हो जाता है। अगर मान के चलिए हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है कि अगर ये और बड़ा होता, ये अगर मार्कर और बड़ा होता तो अगर हम इसमें फोर्स लगाते तो क्या होता, ये बकल हो सकता था, बेंड हो सकता था। लेकिन अगर हम इतना वो पार्ट का, ये छोटा सा पार्ट को हम बकल करना चाहें, इस पे फोर्स लगाए, कंप्रेस करें, तो क्या होगा, ये बकल नहीं होगा, ये क्रैश हो जाएगा, ये चूर चूर हो जाएगा, लेकिन बकल नहीं होगा। तो वैसे ही शॉर्ट कॉलम जो है उस केस में बकलिंग स्ट्रेस बहुत क्रिएट होगा, बकलिंग लोड लगेगा उस समय। तो इसीलिए जब ये फॉर्मूला हम रैंकाइन साहब ने जब ये फॉर्मूला डिराइव किया तो उन्होंने लिखा 1/P = 1/PC + 1/PE। तो आप समझिए कि P क्या है, P क्रिपलिंग लोड है बाय रैंकाइन साइकिल के कारण से, रैंकाइन फॉर्मूला के कारण से आपको ये लोड निकालना है, P आपको निकालना है। बाकी ये चीज आपको क्या होगा कि आप फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। जैसे कि अगर शॉर्ट कॉलम है तो उस केस में आपको क्रशिंग लोड पता रहेगा। क्रशिंग लोड कैसे निकलेगा, पीसी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो जो क्रशिंग स्ट्रेस होगा, क्रशिंग स्ट्रेस जो होगा इनटू एरिया करेंगे तो उससे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पीई पता करना है। तो पीई का तो फॉर्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हैं। लॉन्ग कॉलम के लिए क्या होता है, आप यूलर्स फॉर्मूला लगाते हैं, π² EI बाय इक्विवेलेंट लेंथ का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको पीसी मिल जाएगा और पीई मिल जाएगा कैलकुलेशन से, और फाइनली आपको पी मिल जाएगा। ठीक है, पी अननोन होगा और ये सब आपको पीसी और पीई का वैल्यू आपको न्यूमेरिकल बनाते समय मिल जाएगा, किसी ना किसी टर्म में वो दिया रहेगा, तो आप फाइंड कर सकते हैं पी। ठीक है, तो ये आपका रैंकाइन फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन हम नहीं करने जा रहे हैं। आपको भी जैसे मुझे ये याद किया हुआ है वैसे ही आपको भी याद होना चाहिए ये सारा फॉर्मूला। तो इस चैप्टर में फॉर्मूला काफी आ चुका है, ये सब फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये टॉपिक भी आपका कवर हो गया, कॉलम्स से रिलेटेड सारी बातें हो गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट के द्वारा या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो। थैंक यू सो मच।